गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। क्लास 3 आज कंटिन्यू करते हैं। क्लास 1 2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में करा दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज क्लास 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर टिप्पणी लिखे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये 65वीं में पूछा गया और ये 70 बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 71 के लिए भी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बिहार में किसानों की समस्या के समाधान एवं उनको संगठित करने के उद्देश्य से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण ने किया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद ने दिया। उन्होंने मार्च 1928 में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने की काम किया। किसान आंदोलन की लोकप्रियता से जमींदारों की चिंताएं बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव डालने की कोशिश प्रारंभ हुई। इसी उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। इन्होंने किसान की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान उत्कृष्ट कराने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी किसान सभा के इन प्रयासों का समर्थन किया। 1936 तक किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी एवं इसके सदस्यों की संख्या अब लगभग 2 लाख तक थी। 1937 के चुनावों के पूर्व कांग्रेस एवं किसान सभा के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की, लेकिन चुनावों में जीत के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल का किसान सभा के नेताओं के साथ मतभेद हो गया, क्योंकि किसानों की समस्याओं के प्रति मंत्रिमंडल की कोई रुचि नहीं थी। इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बरहिया टाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहत आंदोलन आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में चला गया। स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी साम्यवाद में कुछ रुचि दिखाई। अतः बिहार में किसान आंदोलन 1947 के बाद लगभग चलता रहा, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने नेतृत्व से ओझ डाल दिया। सरकार एवं कांग्रेस की रुचि न लेने के बावजूद किसान आंदोलन का फायदा बिहार के किसानों को मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। 65वीं बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या करें। उत्तर, राम मनोहर लोहिया और उनका समाजवाद। राजनीतिक अधिकारों के पक्षधर रहे डॉक्टर लोहिया ऐसे साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी की बराबरी की हिस्सेदारी हो रहा है। वह कहते थे कि सार्वजनिक धन समेत किसी भी प्रकार की संपत्ति प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी की जिससे समाजवादी आंदोलन का असर लंबे समय तक महसूस किया जाए। डॉक्टर लोहिया रिक्शे की सवारी नहीं करते थे। वे कहते थे कि एक आदमी को खींचे, यह अमानवीय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पूरा जीवन सादगी भरा रहा। गरीबी अमीरी की बढ़ती हुई खां को पाटने में उनके योगदान अहम है।
आज के दौर में उनके विचार और ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करते। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायम रहेगी प्रासंगिक बना रहेगा। उन्होंने जोर दिया था कि यह व्यवस्था राइट टू रिकॉल संविधान संशोधन कर लागू की जाए। कुछ साल पहले अन्ना के आंदोलन के समय एक शब्द काफ़ी चर्चा में आया था, वह था राइट टू रिकॉल। लेकिन इस सिद्धांत को भी कभी राम मनोहर लोहिया ने भी देश को अपनाने पर जोर दिया था। जयप्रकाश नारायण और उनका समाजवाद। जयप्रकाश नारायण भी महात्मा गांधी और विनोबा भावे की तरह सर्वोदय के चरम लक्ष्य में विश्वास करते थे। सर्वोदय से उनका अभिप्राय सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण से था। सर्वोदय शब्द जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से महात्मा गांधी ने लिया था। सर्वोदय शब्द जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से महात्मा गांधी ने लिया था। इस पुस्तक का सारे सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय से संबंधित विचारों को स्वीकारते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी सबके कल्याण पर बल दिया। वे समाज के हर वर्ग का जीवन स्तर अच्छा बनाना चाहते थे। वे भारतीय समाज में समग्र क्रांति लाना चाहते थे ताकि भारतीय समाज का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। जयप्रकाश नारायण ने कहा है सर्वोदय योजना कोई भावुकता प्रधान योजना न होकर सामाजिक क्रांति का एक सुझाव है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्ण व नैतिक साधनों द्वारा देश में सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोगों को भूदान, ग्रामदान और संपत्ति दान के लिए प्रेरित किया। उनका ध्येय सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उन्होंने सर्वोदय समाज में दलीय राजनीति को कोई महत्व नहीं दिया। सर्वोदय आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक साधनों पर जोर दिया। उनका कहना था कि सर्वोदय समाज में न केवल न्याय व समता के अवसर प्राप्त होंगे बल्कि एक ऐसी जनतंत्रीय व्यवस्था भी होगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होगी और व्यक्ति अपनी शासन व्यवस्था का स्वयं निर्माण करेगा। यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी जिससे ज़्यादा सत्ता व संसाधन ग्राम सभा के पास होंगे। उनका विचार था कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मार्च से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। इससे नौकरशाही के हाथ मजबूत होते हैं तथा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी तरह बड़े स्तर के उद्योग भी आर्थिक विषमता को बढ़ावा देते, कम नहीं करते। इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक विषमता दूर करने में सहायता बताया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि भूमि का स्वामित्व जोतने वाले के हाथों में हो, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए तथा सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त सहकारी ऋण तथा बाजार व्यवस्था आदि के माध्यम से किसानों को साहूकारों व व्यापारियों के शोषण से मुक्त किया जाए। लोहिया के आर्थिक विचार। आज़ाद भारत ने आर्थिक विकास की जो नीति अपनाई, डॉक्टर लोहिया उसके विरोधी थे। उन्होंने यहाँ तक कि कहा था कि हिंदुस्तान नया औद्योगिक नहीं प्राप्त कर रहा है बल्कि यूरोप और अमेरिका की रद्दी मशीनों का अजायब घर बन रहा है। पश्चिम की नकल करके जिस औद्योगिकरण का इंतजाम हुआ है उससे न तो देश में सही औद्योगिक नींव पड़ सकती है और न ही अर्थव्यवस्था में आंतरिक शक्ति और स्फूर्ति आ सकती है। सही औद्योगिकरण को उसको कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने के साथ गरीब का उन्मूलन होता जाता है। नकली औद्योगिकरण में असमानता और फिजूल खर्ची के कारण गरीबी भी बढ़ती जाती है। पूंजी निवेश की बढ़ती मात्रा आर्थिक साधनों पर सरकारी स्वामित्व और विकास के लिए सम्भ्रात वर्ग की अगुवाई भारत के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी का नया स्वरूप और वैकल्पिक मानसिक रुझान से ही तीसरी दुनिया पूंजीवाद और साम्यवाद से बचते हुए आर्थिक विकास का रास्ता तय कर सकती है। सैद्धांतिक रूप से डॉक्टर लोहिया की नीति एक वैकल्पिक विकास पद्धति की रूपरेखा है। यदि भारत में डॉक्टर लोहिया की आर्थिक नीति का प्रयोग होता तो देश की आर्थिक व्यवस्था में आंतरिक स्फूर्ति आती जिससे यहाँ का विकास तेज होता, राष्ट्रीयता गतिशील होती है। यह प्रयोग दूसरे विकासशील देशों के लिए उदाहरण बनता।
लोहिया की आर्थिक विकास नीति एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सिद्धांत की खोज नीति है। इसका आधार छोटी मशीन, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, सरल जीवन शैली है। इसका लक्ष्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जो लोगों में स्वतंत्रता और सृजनात्मकता को सुदृढ़ बना सके। यह सिर्फ गांधीवादी ही कर सकता है, लेकिन सरकार गांधीवादी नहीं जो गांधी को सत्ता प्राप्ति के लिए बाजार में बेचता है। मठी गांधीवादी भी नहीं जो पूंजीवादी व्यवस्था के रहते भी चैन से सो सकता है। यह सिर्फ कुजात गांधीवादी ही कर सकता है जो पूंजीवाद से अनवरत लड़ने की इच्छा शक्ति रखता है, जो करुणा और क्रोध पर भरे दिलो दिमाग से हिंसा का प्रतिकार मात्र हिंसा के लिए नहीं बल्कि समता, संपन्नता और न्याय के लिए करता है। जयप्रकाश नारायण के आर्थिक विचार। हमारे देश के आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो सबसे पिछड़े लोगों की ओर सबसे पहले ध्यान दे। सबसे पहले किनारे पड़ गए या पिछड़े रह गए लोगों से शुरुआत करना जरूरी है। आज के विकास की प्रचलित विचारधारा इस प्रश्न की एकदम अपेक्षा करती है। वर्तमान उद्योग, फिर वह भले ही पूंजीवादी हो, समाजवादी या कम्युनिस्ट हो, इन सब ने भौतिकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रखी है। इसके साथ लोकतंत्र का मेल नहीं रखता। दोनों साथ नहीं चल सकते। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मनुष्य की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और इससे स्वशासन एवं स्वतंत्रता की चाहत को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक होने के साथ साथ सामाजिक दार्शनिक भी थे। उनका आदर्श भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करना था। उन्होंने जीवन भर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। लोहिया और जयप्रकाश में वैचारिक समानता। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण एक ही रेल के दो पटरी थे। शायद इन दोनों शख्सियतों से बड़ा समाजवादी नेता भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। दोनों ही नेता गांधी जी के कदमों पर चलने वाले शीर्ष नेता थे, जो कभी आज़ादी से पहले अंग्रेजों से लोहा लेते हुए सैकड़ों बार जेल गए, तो वहीं आज़ादी के बाद भ्रष्ट सरकार को आंख दिखाने के जुर्म में भी जेल गए। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को अगर एक ही गाड़ी की सवारी कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन सिर्फ कुछ कारणों की वजह से दोनों ने नाजुक समय में अब एक दूसरे का साथ छोड़ा। उसका परिणाम यह हुआ कि जो समाजवादी आंदोलन कभी देश में अपने चरम पर था, वो बाद में बिल्कुल खत्म हो गया। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण व्यक्तित्व भी बेहद विचारणीय है। इतिहासकारों का मानना है कि जयप्रकाश नारायण अति सद्भाव से ओतप्रोत थे और बोलचाल में बेहद नरम। वे यूँ तो लोहिया की तरह ही उनमें भी सत्तालोलुपता लेस मात्र नहीं थी, मगर उनमें विचारों में स्पष्टता की कमी थी। वो अपने आसपास के लोगों से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते थे। विवादास्पद प्रश्न पर स्पष्ट राय देने तथा उस पर अड़े रहने में जयप्रकाश को हिचक होती थी। इतिहास भी साक्षी है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ विलीनीकरण की समस्या हो या कांग्रेस के साथ सहयोग का विवाद, जयप्रकाश नारायण अक्सर ढुलमुल नीति अपनाते थे और यही वजह रही कि लोहिया उनसे नाराजगी थी। राम मनोहर लोहिया को लगता था कि जयप्रकाश नारायण एक बेहतरीन संचालक और उनके समाजवादी आंदोलन के शिखर तक ले जाने में सहायक होंगे, लेकिन जेपी के स्वभाव से वो दुखी थे। अपने रोष को उन्होंने एक बार निम्न कथनों के द्वारा जगजाहिर भी किया। देश की जनता का तुमसे लगाव है, तुम चाहो तो देश को हिला सकते हो, बशर्ते देश को हिलाने वाला खुद न हिले। जयप्रकाश नारायण और लोहिया के वैचारिक विभेद। भारत की आज़ादी से पहले राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण गांधी जी के साथ एक ही कार्य करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जब कश्मीर के बंटवारे की बात आई तो दोनों के विचारों में टकराव हुए और अल्प समय के लिए दोनों अलग हो गए। दरअसल इसके पीछे जयप्रकाश नारायण का नेहरू प्रेम था। जेपी नेहरू की विचारधारा से बेहद प्रभावित और अक्सर उनका समर्थन करते थे। इसके विपरीत राम मनोहर लोहिया को नेहरू जी और कांग्रेस की कई नीतियों से बेहद निराशा थी। समाजवादी आंदोलन का यह दुर्भाग्य रहा कि जयप्रकाश नारायण और
राम लोहिया के बीच मतभेदों के कारण दोनों का व्यक्तित्व गुण और परस्पर पूरक होते हुए भी आपसी सहयोग का सिलसिला टूट गया। कई लोग मानते थे कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा तो एक थी, लेकिन उनके बीच जोड़ने वाली कड़ी गुम थी। आज़ादी से पहले इस कड़ी का रोल गांधी जी ने अच्छी तरह निभाया, लेकिन उनकी मौत के बाद दूसरा कोई न था। कश्मीर समस्या हो, गरीबी, असमानता अथवा आर्थिक मंदी, इन तमाम मुद्दों पर राम मनोहर लोहिया का चिंतन और सोच स्पष्ट थी। कई लोग राम मनोहर लोहिया को राजनीतिक के धर्मगुरु, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मानते हैं। डॉक्टर लोहिया की विरासत और विचारधारा अत्यंत प्रखर और प्रभावशाली होने के बावजूद आज के राजनीतिक दौर में देश के जीवन पर अपना अपेक्षित प्रभाव कायम रखने में नाकाम साबित हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन। तो उत्तर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के लिए उनका योगदान बहुत गहरा है। वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वो उन भावुक व्यक्तियों में से थे जिन्होंने मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक आकर्षक वकालत की पेशा छोड़ दिया। उन्होंने संविधान सभा की आज़ादी के बाद के नवजात राष्ट्र के संविधान को डिजाइन करने का प्रण लिया। डॉक्टर प्रसाद भारतीय गणराज्य को आकार देने वाले प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका। पहला, डॉक्टर प्रसाद ने राजनीतिक क्षेत्र में एक शांत, हल्के फुल्के तरीके से प्रवेश किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 कलकत्ता सत्र में एक स्वयं सेवक के रूप में भाग लिया और 1911 में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। बाद में वे AICC के अध्यक्ष भी बने। दूसरा, डॉक्टर प्रसाद ने गांधी जी के समर्पण और दर्शन से काफी प्रभावित होकर चंपारण सत्याग्रह को अपना पूरा समर्थन दिया। तीसरा, 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की तो राजेंद्र बाबू ने अपने आकर्षक वकालत को पेशे को त्याग दिया और खुद को स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर दिया। मतलब कि वो जो वकालत का तैयारी कर रहे थे वो छोड़ दिया उस समय 1920 में। चौथा, उन्होंने बिहार में असहयोग के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। राज्य का दौरा कर कई जनसभाएं की और आंदोलनों के समर्थन के लिए प्रभावशाली भाषण से लोगों को प्रभावित किया। पांचवा, उन्होंने आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धन का संग्रह किया। उन्होंने लोगों से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। छठा, राजेंद्र बाबू ने 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज की शुरुआत की। लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, चरखा चलाने और केवल खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। बॉम्बे सत्र के अध्यक्ष। अक्टूबर 1934 में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 1939 में वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। जब सुभाष चंद्र बोस ने पद से इस्तीफा दे दिया तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल 1947 में था, जब JB कृपलानी ने पद से इस्तीफा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका। 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार, विशेष रूप से पटना में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता की मांग करने वाले राष्ट्रव्यापी हंगामे से ब्रिटिश सरकार को सभी प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी के लिए उकसाया।
डॉक्टर प्रसाद को पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया और उन्हें बांकीपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। कब? 1942 में गया, जहां उन्होंने 3 साल की कैद काटी। बाद में 15 जून 1945 को उन्हें रिहा कर दिया गया। राजेंद्र बाबू ने अपने जीवन को गांधीवादी तरीके से सादगी और सरल बनाया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में राजेंद्र बाबू को खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुना गया। जल्द ही उन्हें उसी वर्ष 11 दिसंबर को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 1946 से 49 तक संविधान सभा की अध्यक्षता की और भारत के संविधान को बनाने में मदद की। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र अस्तित्व में आया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले राष्ट्रपति चुने गए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से अनुपालन किया। कई देशों की भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यात्रा की तथा राजनीतिक संबंध बनाए। वे 1952 से 57 तक में लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हुए। उपलब्धियां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपलब्धियां। 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चय और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें: चंपारण में सत्याग्रह 1922, इंडिया डिवाइडेड 1946, महात्मा गांधी एंड बिहार, चौथा सम रेमिनिस्सेंसेस 1949, बापू के कदमों में 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ख देखते हैं। जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार। उत्तर: गांधी जी के वर्ण अथवा जाति पर विचार। गांधी जी का सत्य प्रयास विश्व मानवता के लिए था, जहां किसी जाति, वर्ग अथवा नस्ल के प्रति घृणा का स्थान नहीं है। सबों के लिए सत्य, प्रेम और करुणा ही आदर्श है। भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का गौण दर्जा, श्रम को नीच समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा देश और समाज इतना कमजोर बना। गांधी जी हिंदू धर्म में गहराई से प्रचलित वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सकारात्मक मानते हुए उसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर देते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, लेकिन समाज की व्यवस्था ऐसी हो कि जहां सबका कल्याण हो सके, जिसे उन्हें राम राज्य कहा था। उनकी वर्ण व्यवस्था संबंधी अवधारणा जन्म अथवा जाति के बंधन में बंधी हुई नहीं थी, बल्कि वे व्यक्ति की योग्यता एवं कर्म के अनुसार स्वयं वर्ण का चयन करने की स्वतंत्रता देना चाहते थे। कई विद्वान एवं उनके समर्थक भी गांधी के वर्ण एवं जाति संबंधी उनके विचारों का विरोध करते थे और उनका तर्क था कि गांधी वर्ण एवं जाति व्यवस्था को सही मानते थे, इसे कायम रखना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि गांधी जी जाति एवं वर्ण व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था मानते थे, जिससे पूरा समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एवं एक दूसरे पर निर्भर है। जाति वर्ण व्यवस्था खत्म होने से सामाजिक व्यवस्था के खत्म होने का डर था, परंतु गांधी जी ने जाति व्यवस्था की खामियों को दूर करने के काफ़ी प्रयास किए। वे व्यक्ति की योग्यता एवं कर्म के आधार पर समानता एवं मानव अधिकारों के प्रबल पक्षधर थे। गांधी जी अस्पृश्यता को तो हिंदू धर्म एवं समाज पर एक कलंक मानते थे। उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने सबसे पहले दलितों को हरिजन कहा एवं दलितोद्धार के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी के अनुसार चूंकि अछूत लोगों को समाज में सबसे निर्बल एवं इसलिए वो भगवान के सबसे प्रिय हैं, अतः उन्होंने अछूतों को उन्हें हरिजन की संज्ञा दी। उन्होंने हरिजन नामक एक पत्र भी निकाला जिन्होंने 1933
में वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की एवं हरिजनों के विकास से उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए देश भर में प्रयास किया। गांधी जी के धार्मिक विचार। गांधी जी मानव कल्याण वाले आचरण को ही धर्म मानते थे। अक्सर वे कहा करते थे कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे साकार करने का साधन है। परमात्मा कोई धर्म नहीं है, मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों का दर्द समझता है। गांधी जी का लोकप्रिय भजन था, वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जब कुछ हिंदू सनातन धर्मियों ने गांधी जी को श्री मद भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने जानने से पहले किसी धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई। चूँकि गांधी जी धर्म को आस्था के बजाय तर्क की कसौटी पर रखना चाहते थे, परंतु बाद में श्रीमद् भगवत गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव प्राय आजीवन बना रहा। गीता पर उनका चिंतन मनन था तथा लेखन भी लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि गीता को उन्होंने धर्म ज्ञान से बढ़कर कर्म ज्ञान का अपना साध्य माना। गांधी जी ने धार्मिक मतभेदों व धार्मिक कट्टरपन के विरुद्ध भी संघर्ष किया और स्पष्ट किया कि राज्य को धर्म के विषय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने विद्यालयों में धर्म की शिक्षा का भी बहिष्कार किया, क्योंकि उन्हें भय था कि इनमें जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा पालन किया जाता है वे मेल के स्थान पर झगड़े उत्पन्न करते हैं। उन्होंने धर्म निरपेक्षवाद के सिद्धांत को सामाजिक न्याय और समानता के साथ जोड़ा। उनका कथन था कि भारत प्रमुख धर्मों का आश्रय स्थल रहा है और समय के साथ साथ बहुधर्मिता के रूप में उभरा है। हमारा व्यापक दृष्टिकोण व गहरी सहिष्णुता ही सामाजिक असमंजस्य, धार्मिक मतभेद, सांप्रदायिक तनाव को मिटा सकती है। ईश्वर तो सत्य व प्रेम है। ईश्वर एक है। ईश्वर सब अलग अलग व्याख्याएं करता है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ही उनका आदर्श धर्म था। सत्य, सेवा और सर्वोदय ही उनका जीवन दर्शन था। सातवां का ग देखते हैं, बिहार में दलित आंदोलन। अरस्तु ने कहा था असमानता क्रांति की जड़ है। विश्व में जितनी भी लड़ाई या विद्रोह एवं आंदोलन हुए हैं उनमें से अधिकतर समानता और स्वतंत्रता के लिए हुए हैं। इतिहास का कोई ऐसा युग नहीं हुआ जहां जाति या वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध कोई विद्रोह अथवा आंदोलन न हुआ। भारत ही नहीं, विश्व का हर देश इस अपवाद से नहीं बच पाया। नस्ल, वंश, जाति, धर्म और रंग के आधार पर लोगों ने मानव समाज में भेदभाव किया है। भारत में दलित गरीबी से उतना पीड़ित नहीं है जितना कि सामाजिक अपमान से रहा है। सामाजिक न्याय की राजनीतिक प्रयोगशाला बनने के बावजूद बिहार में दलितों के असल सवाल कभी राजनीतिक आंदोलन के केंद्र में नहीं आए। बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों की आबादी तकरीबन 16 से 18% के लगभग है। अनुसूचित जाति की तकरीबन 93% आबादी गांव में रहती है। 23 जातियों का बिहार की अनुसूचित जातियों के कैटेगरी में रखा गया। ये लोग 1990 के पहले की राजनीतिक और सामाजिक हैसियत में काफ़ी पीछे थे। इसके बाद लालू प्रसाद जैसे पिछड़ी जातियों के कुछ सामाजिक न्यायवादियों के नेतृत्व और सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ सामाजिक न्याय की नीतियों के जरिए इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन अभी भी इस समूह के लोगों बाकियों से बहुत पीछे हैं। इतना आगे नहीं बढ़े कि कहा जाए कि इन दलित जातियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया या सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ जगजीवन राम से लेकर जीता राम तक कई बड़े दलित राजनेता हुए, मगर वो दलितों की राजनीति का उस तरह केंद्र नहीं बन पाया जिस तरह पिछड़ों की राजनीति की यहाँ केंद्रीय भूमिका में रही है। बिहार की राजनीतिक आंदोलन में आज़ादी के पहले से लेकर अब तक कड़े कद्दावर दलित राजनीतियों की कतार रही है। इनमें जगजीवन राम तो हैं ही। यहाँ के पहले दलित सांसद किराए मुसहर जाति से हैं। 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले भोला पासवान शास्त्री, केंद्रीय मंडल में कई दफ़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले रामविलास पासवान
हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके आज के मुसौरों के सबसे बड़े नेता जीताराम मांझी जैसे नेता भी हैं। ये सभी नेता अपने राजनीतिक करियर में सफल होते रहे, मगर उनके साथ कभी दलितों के अपने सवाल पर उभर कर सामने नहीं आया। ऐन चुनाव के पहले राज्य के दलित नेताओं की इधर से उधर शिफ्ट होने या दलित हितों की तिलांजलि देने से कई बार दलितों के सामाजिक न्याय के आंदोलन कमजोर हुए हैं। यहाँ कई दलित नेताओं की कतार है, लेकिन जिस तरह दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार ने दलित आंदोलन को एक अखिल भारतीय आंदोलन बनाया, महाराष्ट्र की राजनीति को दलित पैंथर जैसे राजनीतिक संगठनों ने प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में कांसीराम और मायावती जैसे गद्दावर दलित राजनेताओं ने दलित एकता को उभार कर एक दशक तक अधिक वक्त वहाँ की राजनीति को दलितों के सवालों के इर्द गिर्द घूमने के लिए विवश किया। वैसा बिहार में कभी देखने को नहीं मिला। जेपी क्रांति से निकले रामविलास पासवान जैसे दलित नेता जरूर थोड़ा दमदार थे और उन्होंने एक समय के बाद दलितों के सवालों पर केंद्रित अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी बनाई, मगर इस पार्टी ने कभी दलितों के सवाल पर कोई बड़ा राजनीतिक संघर्ष किया हो या सत्ता में रहने पर दलितों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए हो, ऐसे उदाहरण एक भी नहीं मिलते। हाँ, दल बदल की बदौलत वह जरूर 8 बार लोकसभा में पहुंचे और 1989 से लेकर मरणोपरांत 2020 तक लगभग पूरे 30 से 31 साल तक की अवधि में केंद्र की लगभग हर सरकार में मंत्री रहे और अपना पूरा परिवार राजनीतिक में स्थापित करते रहे। वे 3 दशकों तक दलितों के सबसे बड़ा चेहरा बने रहे, लेकिन कभी किसी दलित आंदोलन के मसीहा नहीं बन पाए। इन उदाहरणों से ऐसी धारणा बन जाना बहुत स्वाभाविक है कि बिहार के दलित नेता प्रतीकात्मक राजनीति का सहारा लेकर अपना व्यक्तित्व करियर तो संवारते रहे, मगर उनके बड़े होने से दलितों के सवाल कभी बड़े नहीं हुए, वे बोने ही रह गए। अम्बेडकर ने कल्पना की थी कि आरक्षण की मदद से आगे बढ़ने वाले दलित अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों को भी समाज के दबे कुचले वर्ग से बाहर लाने में मदद करे, मगर हुआ ये कि तरक्की याफ्ता दलितों का ये तबका दलितों में भी सामाजिक तौर पर खुद को ऊंचे दर्जे का समझने लगा। दलितों की एक क्रीमी लेयर बाकी दलित आबादी से काफी दूर हो गई। दलितों के विषय में सदा से इतिहास और इतिहासकार मानवशास्त्री समाज और समाजशास्त्री मोल रहे हैं। यहाँ कहिए कि उनके प्रति अपेक्षा भाव दिखाते रहे। यही हाल प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में दलितों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, फिर भी वो इतिहास का अंग नहीं बन पाए। जाति की पहचान जिस तरह भारत के दूसरे राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। भारतीय राजनीतिक दल बिहार में अपना सियासी आधार तैयार करने के लिए जाति का पुरजोर इस तरीके से इस्तेमाल करते रहे। बिहार की राजनीति में जाति की इतनी मजबूत भूमिका है कि इसी के आधार पर तय होता है कि टिकट किसे दिया जाए। यहाँ तक कि चुनाव के बाद मंत्रालयों के बंटवारे में भी जाति की भूमिका देखी जाती है। साल 1990 के पहले और बाद में समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर साल 1990 के पहले का समाज निचली जातियों को बंध मधुआ मजदूर रखने वाला समाज था, तो साल 1990 के बाद समाज निचली जातियों को आज़ाद करने वाला समाज है। एक समय था कि निचली जाति के लोग ऊंची जातियों के सामने कुर्सी पर नहीं बैठते, जमीन पर ही बैठते थे। अब वह समय बदल गया। आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बाद भी जातियाँ ऊंची जाति के सामने कुर्सी पर बैठ जाती, खुलकर बात करती है। शिक्षा के क्षेत्र में निचली जातियों का नामांकन दर पहले से बढ़ा है, जबकि यह बात सही है कि संख्या बल के हिसाब से सरकारी नौकरी में अभी भी ऊंची जातियों का दबदबा है। दलित आज भी ज़्यादातर गांव में रहते हैं। गैर दलितों के मुकाबले दलित आबादी का शहरीकरण आधी रफ्तार से हो रहा है। जमीन के मालिक न होने के बावजूद वह आज भी भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान के किरदार में ही दिखते हैं। स्कूलों में आज भी दलितों की संख्या दूसरी जातियों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का रुख रखाव तादाद घटने लगती है। आज ऊंचे दर्जे की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। कमज़ोर तबके से आने की वजह से वे औसत दर्जे के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता, तो उनका रोजगार भी औसत दर्जे का ही मिलता है। बिहार के पंचायती राज में विशेष दलित आरक्षण का मकसद दलितों की भलाई और उनकी तरक्की था, लेकिन इसने गिने चुने लोगों को ही फायदा पहुंचाया। दलितों के शिक्षित वर्ग को अपने समुदाय की मुश्किल की फिक्र करनी चाहिए थी,
लेकिन वो भी सिर्फ जातीय पहचान को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए ही फिक्रमंद दिखते हैं। फिर भी इनकी वजह से दलितों के एक तबके को फ़ायदा हुआ, अस्तित्व में सम्मान के लिए लड़ाई पहले से आसान हुई है। उपरोक्त कई कदमों की वजह से आज दलितों के हर जगह नुमाइश मिलती है। राजनीतिक संसद और विधानमंडलों स्थानीय निकायों में अब इनकी संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा है। अब ऐसी शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरी अफसरशाही में भी हम दलितों की नुमाइंदगी देखते हैं। कुल मिलाकर बिहार में कोई बड़े और दीर्घकालिक दलित आंदोलन न होने के बावजूद वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक चेतना के स्तर पर दलितों में काफ़ी जागरूकता आई है। तो ठीक है दोस्तों, आप ये क्वेश्चन पूरा अपने तरीके एक बार पढ़कर अपने तरीके से लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर कर और अपने तरीके से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का चांसेस है। और ये आपको 70 बीपीएससी में और 71 आने वाले जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी कुछ दिक्कत रहे तो कमेंट करके बताइए कि कैसे क्या और वीडियो को सही किया जाए। तो थैंक यू।